बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य को उसने कहा था जैसी कालजयी कहानी दी, जो इनकी अमर कृति भी कही जाती है। अनगिनत भाषाओं के रचनाकार गुलेरी जी ने न सिर्फ कहानी लिखी बल्कि लघु कथा, निबंध और व्यंग्य भी लिखे। गुलेरी जी बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और यही जिंदादिली उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। गुलेरी जी की लेखन शैली बहुत ही गजब की थी, जो पाठकों को सहज अपनी ओर बांधे रखती थी। गुलेरी जी के साहित्य जीवन को और अधिक विस्तार से बताने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुंडा जी। ये हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर। आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं डॉक्टर चंद्रिका ठाकुर, ये हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आपका बहुत स्वागत है। ये हैं दिलीप तेतरवे जी, ये वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं तेतरवे जी आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे गुलेरी जी का नाम सुनते ही हमारे जहन में कैसी छवि उभर कर आती है? एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभर के मेरे सामने आती है जिस व्यक्ति के अंदर, जिसकी अंतरात्मा में, जिसके रोम रोम में प्रेम और संवेदना की धारा बहती थी, और वह धारा उनकी रचनाओं में दिखती है। साथ साथ उन्हें सामाजिक विसंगतियों या सामाजिक परिस्थितियों का इतना ज्ञान था, जितना ज्ञान था उतना ही उनको पोथी का भी ज्ञान था। मतलब सामाजिक ज्ञान और पोथी ज्ञान दोनों बराबर हिस्से में था उनके पास। और जो व्यक्ति के पास ये दोनों चीज़ें होती हैं, जिसने समाज को भी पोथी की तरह पढ़ा और साहित्य के किताबों को भी, अन्य किताबों को भी किताब की तरह पढ़ा, उन दोनों को मिला करके जब वो रचना करता है तो उसमें जीवन दिखता है, प्रेम दिखता है, स्नेह दिखता है, संवेदना दिखता है, विकृतियाँ भी उसमें आती हैं, विसंगतियाँ भी आती हैं। वह व्यक्ति इस धरती पर आकाश के समान था। जी, यही आपको नजर आती है गुलेरी जी का नाम लेने से। जी ठाकुर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गुलेरी जी के व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? देखिए, कहानीकार की हैसियत से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने संपूर्ण जीवन में 3 कहानियाँ लिखी और इन्हीं 3 कहानियों के कारण साहित्य जगत में ये अमर हो गए। उदाहरण के लिए सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है और उसने कहा था। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुई और 1915 में उसने कहा था प्रकाशित हुआ था। और उसने कहा था कहानी ने द्विवेदी जी को अमर कर दिया। रचनाएं लोग बहुत लिखते हैं लेकिन सभी रचनाएं मनुष्य को अमर नहीं करता। जैसे उदाहरण के लिए हम टैगोर के गीतांजलि को लें। बहुत सारे चीज़ों की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, लेकिन गीतांजलि ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर को अमर किया। उसी तरह से साहित्य की विविध विधाओं पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने रचनाएं की हैं, लेकिन उसने कहा था के कारण ही कहानी जगत में ये अमर हो गए। और मुझे लगता है कि जब तक यह साहित्य जीवित है तब तक इनका नाम अमर रहेगा। जी मुंडा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अभी सर ने बताया कि उसने कहा था एक कालजयी कृति है, तो कोई भी रचना कालजयी कब बनती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि वो एक अमर रचना के तौर पर जानी जाए? बहुत अच्छी बात आपने कही। उसने कहा था हिंदी कथा साहित्य में ही नहीं बल्कि भारतीय कथा साहित्य में अगर हम देखें तो ये हलचल पैदा करने वाली रचना है, कहानी है, या कह सकते हैं युग परिवर्तन करने वाली कहानी है। और इसी कहानी के बल पर गुलेरी जी आज अमर हो गए। हालांकि अलग अलग विधाओं में इनकी पकड़ थी, निबंध भी लिखे व्यंग्यात्मक, कुछ कविताएं भी लिखी, कुछ और जो अन्य विधाएं हैं उन पर भी जो है लेखनी चलाई। लेकिन कहानी विधा में जो उनकी पकड़ रही, खास करके उसने कहा था उसकी जो कालजयिता है, और कालजयिता का अर्थ होता है किसी एक खास समय काल के लिए नहीं, वो हर काल को जीतने वाली जो कृति है। बहुत कम रचनाएं हैं जो कालजयी कही जाती हैं। प्रेम, उदाहरण के तौर पर प्रेमचंद का गोदान कहेंगे हम लोग, रेणु का मैला आंचल नाम लेते हैं हम लोग, तो ये सब कालजयी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, ये सब कालजयी हैं। तो कालजयिता होने के जो कुछ प्रमाण है वो समय, समाज, संस्कृति के साथ, जैसे कि सर ने कहा कि
समाज को देख करके, यानी समाज समय के अनुसार बदलते रहता है, उस बदलाव के दौर में भी आपकी कहानी आज 1915 में कहानी छपती है और 2022 में अगर हम इस पर अध्ययन बातचीत कर रहे हैं, वो उतनी प्रासंगिक हैं। यानी उसकी कालजयिता का प्रमाण है कि आज भी कहानी, अगर प्रेम की बात हम करते हैं, बलिदान की बात करते हैं, त्याग समर्पण की बात करते हैं, तो ये अद्वितीय कहानी है। ये अद्वितीय इस रूप में भी है क्योंकि आज के संदर्भ में इस कहानी को पढ़ने की आवश्यकता है। इस कहानी के जरिए सामाजिक जो जीवन है उसको सुधारने की आवश्यकता है, चाहे युद्ध की बात हो या प्रेम की बात हो, हर तरीके से हम इस कहानी को देख सकते हैं। जी, तो क्या ये कहना सही होगा कि गुलेरी जी ने अपनी 3 कहानियों के जरिए हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने की कोशिश की, या तो फिर नई दिशा दिया? बिल्कुल। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि इनके जो पुत्र थे उनके द्वारा उसने कहा था और अन्य कहानियों का एक संग्रह निकाला था, जिसमें एक कहानी सबसे पहले कहानी घंटाघर, इसके बाद एक दूसरी कहानी भी आई, लेकिन इन कहानियों की जो कथा वस्तु थी, रूपरेखा थी, वो कहानी से मिलती जुलती नहीं थी। निबंधात्मक होने के कारण इन कहानियों को कहानी का दर्जा नहीं मिला। तो सुखमय जीवन या बुद्धू का कांटा, उसके बाद जो उसने कहा था, हालांकि उसने कहा था कि का भी एक नया स्वरूप देखने को मिला, वो था हीरे का हीर, जो लहना सिंह का ही एक और जो है चरित्र, हालांकि उस कहानी को हम अपूर्ण कहानी कहते हैं। तो इन सभी कहानियों में जो है एक कहानी के बल पर वो जीवित हैं, और आज के संदर्भ में इन कहानियों में जो मूल बातें हैं वो कमोबेश एक के कहानी से दूसरी कहानी में हम जाते हैं तो एक प्रौढ़ता को हम पाते हैं, चाहे वो प्रेम के उदाहरण के रूप में हो, चाहे वो सुखमय जीवन से जो उसने कहा था कि यात्रा है, वो नायक के रूप में जो प्रौढ़ता को हम देखते हैं या नायिका के रूप में जो प्रौढ़ता को देखते हैं, ये उसने कहा था तक आकर के उसका एक जो है संपूर्ण रूप हम देख पाते हैं। जी ठाकुर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे जब वे गुलेरी जी 10 साल के थे तो उन्होंने संस्कृत में ऐसा भाषण दिया था कि लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। तो उनकी शिक्षा दीक्षा घर पे ही हुई थी, तो उनके जो व्यक्तित्व के विकास में उनके परिवार की क्या भूमिका थी? देखिए, इनके पिता संस्कृत के पंडित थे, संस्कृत के ज्ञाता थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी को विरासत में प्राप्त हुआ था पिता से, और ये संस्कृत के भी विद्वान थे, हिंदी के तो थे ही, और इसके अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी का भी अच्छा अध्ययन किया था, अंग्रेजी का भी ज्ञान इन्हें बहुत अच्छा था। तो सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत 3 भाषाओं पर जिसका अधिकार होगा वह एक अच्छा लेखक बनेगा, वह एक अच्छा रचनाकार बनेगा, यही इसका प्रमाण है। जी, तो ये उनके परिवार के लोग, पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही ये निकल कर आई कि वे एक अच्छे लेखक बन सके। क्योंकि इनका जो परिवार, मैं नहीं, ये सोशल एनिमल, मनुष्य जिस समाज में पलता है या जन्म लेता है उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। जी। और ये भी कहा जाता है कि योग्य पिता का योग्य पुत्र। इनके पिता योग्य थे तो उनका प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर भी पड़ा, समाज का भी पड़ा, इनके पारिवारिक परिवेश का भी पड़ा, और परिवेश में रहने के कारण इनकी विद्वता में ऐसा निखार आया। और ये देखिए कि जो राजस्थान में मेयो कॉलेज है, उस वहाँ पर भी उन्होंने अध्यापकी किया था, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बहुत बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है, जिसमें मैंने भी एक बार आवेदन किया था। और उसके बाद फिर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य का भी तो कार्य इसके पीछे भी कहानी की ये बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। तो इनकी अनुशासन प्रियता को देखकर ही मालवीय जी ने इन्हें विश्वविद्यालय में, बनारस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर इनकी का पद विद्वता, दिया था। प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे। इनसे हमें क्या सीखने को मिलती है, क्योंकि अनुशासन प्रियता बहुत लोगों में नहीं होती है। अगर आप लेखक हैं या फिर कुछ किसी भी विषय में काम कर रहे हैं तो अनुशासन प्रियता लोगों में नहीं होती है। देखिए, अनुशासन जो है ना, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जैसे आजकल देखिएगा कि बहुत आदमी अच्छी बातों को नहीं सीखता और बुरी बातों को सीख लेता है। तो अच्छाई सीखने के लिए मनुष्य को बहुत साधना करना पड़ता है,
जैसे आप ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधना कीजिएगा, क्योंकि बिना ज्ञान साधना का प्राप्त नहीं होता। तो उसी तरह से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्य के क्षेत्र में जो साधना की, जो तपस्या की, उस तपस्या का आज भी उनका जो नाम है अमर है, शाश्वत है, और अनंत काल तक जब तक साहित्य जीवित है तब इनका नाम शाश्वत रहेगा। अब विशेष करके कहानी के क्षेत्र में तो इनका अतुलनीय योगदान माना ही जाता है, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं लिख करके आदमी महान नहीं बनता, और ये 3 कहानी लिख करके ही इस कहानी जगत में अमर हो गए। हालांकि और 2 कहानियां हैं जिसमें घंटा घर इन्होंने कहा है, तो उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना कि ये 3 कहानियां हैं। 3 कहानियों में भी ज़्यादातर ये उसने कहा था, ये सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, क्योंकि इस कहानी के नाम से ही व्यक्ति के भीतर में जानने की इच्छा जागृत हो जाती है कि उसने क्या कहा था। यही इसका लालित्य है, यही इसका आकर्षण है, जो पाठक को, श्रोता को बस अपनी ओर आकर्षित करता है। जी, तो तिरवे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे ठाकुर जी ने बताया कि कोई भी शीर्षक ऐसी होती है कि जो पाठकों को आकर्षित करती है, तो क्या गुलेरी जी ने अपनी कहानी का शीर्षक इसलिए ऐसा लिखा कि उसने कहा था, तो ताकि पाठक सिर्फ इसलिए पढ़े कि उसने क्या कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था और किस लिए कहा था? कहानी हो या निबंध हो या बातचीत का सिलसिला हो, अगर उसमें आकर्षण नहीं है, चुंबकत्व तो नहीं है, तो बातचीत हो, कहानी हो, निबंध हो, कोई किसी भी विधा में लिखी हुई चीज़ हो, वह पाठकों की ओर नहीं जा सकता। पाठक उसमें अपने उसे जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, है ना। लेकिन आप शीर्षक की बात करते हैं तो शीर्षक देना उतना ही महत्वपूर्ण है, शीर्षक का चयन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संपूर्ण कृति का, क्योंकि कृति का निचोड़ आप उसमें डालते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों इनक्विजिटिवनेस जो होता है, जानने की इच्छा, जैसे उसने कहा था, तो उसने कहा था तो हमारी इच्छा होगी जानने के लिए उसने क्या कहा था, कैसे कहा था, क्यों कहा था, किस प्रकार कहा था, किस विधि से कहा था, उनके कहन का उद्देश्य क्या था। तो जब हम इससे गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि एक जीवन दूसरे जीवन से कह रहा है, दूसरा जीवन तीसरे जीवन से कह रहा है, समाज अपने जीवन की बात कर रहा है। तो जब व्यक्ति पाता है कि हमारे जैसा व्यक्ति कहानी में है, मैं हूँ उस कहानी में, जब यह बातें आती हैं तो देखने शुरू करता है, ऐसा मैंने कब कहा था, है ना, हाँ मैंने ऐसा कहा था, क्यों कहा था, यह भी वो सोचता है। तो उसने कहा था कहानी की जो संपूर्ण बातचीत है, चूंकि उनकी जो कहन की शैली है ना, किस्सा गोई शैली में वो कहते हैं, तो बातचीत करने वाली शैली में जो कहानी लिखी जाती है, वस्तुतः हम कहें तो वो पश्चिमी शैली को उन्होंने अख्तियार किया था। पश्चिम में जो कहानियाँ लिखी गई हैं वो फनी स्टोरीज कहलाते थे, उसमें फन होता था, मजाक होता था, हास्य होता था, और व्यंग्य नाम की जो चीज़ है वह हमारे यहाँ कुछ दूसरे नामों से भी ज़्यादा, कटाक्ष के रूप में या किसी अन्य रूप में, लेकिन व्यंग्य की जो परिभाषाएं गुलेरी जी के तक आते आते सिद्ध हो गई थी कि व्यंग अलग है, हास्य अलग है, कटाक्ष थोड़ा उससे अलग है, लेकिन कटाक्ष व्यंग का एक हथियार बन गया बाद में। तीनों ने जो जिस मिट्टी में जन्म लिया था वहाँ की भाषा में हास्य और व्यंग्य, कहावतें, मुहावरे बहुत प्रचलित हैं। ये जब सम्मिलित पंजाब था तो उस समय जो रियासत थी, जयपुर की जो रियासत थी, उसके गुलेरी ग्राम में ये पैदा हुए थे जी। जो अब हिमाचल में है। आज़ादी के बाद हिमाचल और राजस्थान का गठन होता है। तो वहाँ की भी भाषा आप जाके देखेंगे तो अगर आप किसी से पूछेंगे ये पथ कहाँ जाता है, ये सड़क किधर की ओर जाता है, तो पहले तो ये बताओ कि बंदे आप आए कहाँ से हो। प्रश्न के जगह में वो दूसरा सवाल करेगा। तो शायद यही उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। हाँ। कि उसने कहा था। अच्छा, वो कभी नहीं बताएगा सही डिस्टेंस। एक गांव उसको जाना है तो उसको दो तरह से बता सकता है। अगर बातूनी लड़की एक कहानी में आती है तो वो क्या करती है, बोलती बहुत दूर है यहाँ से। और अगर बातूनी नहीं है तो जानता है कि बहुत दूर है, तभी बताएगा बस चलते जाओ, पहुँच जाओगे, बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, क्योंकि वो चाहता है कि वो व्यक्ति
जाने से पहले ही न थक जाए जान करके कि बहुत दूर है। तो इस तरह जो कहने की जो वहाँ पर शैली है राजस्थान में या हिमाचल में या पंजाब में, उसमें हास्य व्यंग का बहुत बड़ा पुट है। इसलिए जो बातें, जो प्रश्न आपने रखी हैं वो जायज़ प्रश्न है। जी बेटा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे गुलेरी जी की रचनाओं को जितनी बार भी पढ़ा जाए एक जिज्ञासा होती है, वो कभी भी नहीं लगती कि ये हमारी पढ़ी गई रचना है। तो इसके पीछे क्या कारण है और उनकी रचनाओं की ऐसी कौन सी विशेषता है कि जो हमें आकर्षित करती है कि हम उसे बार बार पढ़ें? देखिए, किसी भी रचना की कुछ खास विशेषताएं अगर हम देखें तो कथा वस्तु कैसी है, जहाँ तक कहानी की बात है, संवाद योजना, पात्र योजना और वातावरण। और इस दृष्टि से अगर हम इनकी कहानियों को देखें, संपूर्ण रचनाओं को, कहानी के अलावा संपूर्ण रचनाओं में जो विशेषता है वो है यथार्थ। कल्पना लोक से यथार्थ की यात्रा कराते हैं, क्योंकि जिस समय गुलेरी जी लिखने आए उस समय जो है, उससे पहले का जो समय था वो काल्पनिकता का, यथार्थ से कोई मतलब नहीं था। तो गुलेरी जी के आने के बाद जो कहानियों के विषय थे या जो अलग अलग विधाओं में वो लिख रहे थे, वो ज़मीनी हकीकत पर वो लिख रहे थे। इसमें जो समाज है, समाज के लोग हैं, वहाँ जो लोक भाषा है, लोक साहित्य है, यानी गुलेरी जी एक तरफ जो पारंपरिक रूप से जो पारिवारिक परिवेश से जो शास्त्रीयता लेकर के आए थे, वही वो लोक साहित्य का भी वो समन्वय किए। तो आम या साधारण की जो साधारणीकरण की जब हम बात करते हैं तो इनकी कहानियों में वो साधारणीकरण है। यानी एक व्यक्ति जो देखता है समाज में, जो सुनता है, परखता है, वही चीज़ों को जब वो कहानियों में उसी रूप में, बिल्कुल सरल रूप में देखता है तो उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। उसने कहा था हमें, जो प्रसंग उन्होंने चुना है, तेरी कुड़ीमाई हो गई धत, ये जो संवाद है किसी भी कहानी में या किसी भी विधा में, संवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। और रेणु जी का महिला आंचल इसीलिए इतना हम लोग याद रखते हैं। इनके कहानियों में भी एक खास प्रकार से भाषाई तत्व थे, जिसमें आंचलिकता का, सामाजिकता का और सबसे महत्वपूर्ण बात जो यथार्थता है उसका जो है उदाहरण मिलता है। तो ये जो उसने कहा था कहानी है, उस कहानी में भी कुछ ऐसे तथ्यों को ताना बुना गया है, समन्वय है जिसमें शास्त्रीयता और लोक तत्व का, जिसके कारण इनके कहानियों में जो है अभी भी वही महत्व प्राप्त है जो 1915 में हम लोग देखते थे। जी, तो इन्होंने आंचलिक भाषा का भी बहुत प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, तो इसके क्या कारण थे? जैसे कि आंचलिकता की बात है तो जिस अंचल से ये वास्ता रखते थे, जहाँ रहते थे, उनका एक अलग परिवेश है और उस परिवेश में जो बोलचाल की शैली है वो सीधे सीधे तौर पर बातें नहीं होती है, उसको जो है व्यंग्यात्मक ढंग से कही जाती है। आम तौर पर जब बातचीत होती है तो उनको बिल्कुल साहित्य में इन्होंने पिरोया, यानी आम जीवन को, साधारण जो जीवन था, समाज था, उस समाज को उन्होंने कहानी में एक प्रकार से शब्द चित्र के जरिए उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इससे क्या होता है कि एक पाठक, एक श्रोता को लगता ही नहीं है कि वो कोई कहानी पढ़ रहे हैं या जीवन को देख रहे हैं, अपने आप को जो है वो वहाँ प्रस्तुत पाते हैं। कोई भी ऐसी घटनाएं उनके कहानियों में, अलग अलग विधाओं में ऐसी प्रतीत नहीं होती हैं, ऐसा नहीं लगता है कि ये जो है बनावटी हैं, कहीं कोई कृत्रिमता है। तो हर चीज़ें जो है वो प्राकृतिक ढंग से, चाहे भाषाई स्तर की बात हो या जो उनके पात्र गढ़े गए हैं। उसने कहा था हमें जो भी पात्र वो लिखे हैं, पंजाब के से ही जुड़े हुए कोई ऐसे पात्र बताए जाते हैं जिनका वास्तविक जीवन से संबंध था। जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की बात हम करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध में जो शामिल हुए थे पंजाब के कुछ रेजिमेंट में, उन्हीं में से 2 लोगों की कथा को ही आधार बना करके लहना सिंह जैसे पात्र को बनाया दिया, एक अमर पात्र बनाया गया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये हिंदी साहित्य में पहली प्रेम कहानी थी जो जिन्होंने गुलेरी जी ने लिखा, उसने कहा था? जहाँ तक प्रेम कहानी की बात है तो हमारे यहाँ तो कई उदाहरण है, श्री फरहाद जो है, लैला मजनू, लेकिन जो बात हिंदी साहित्य की बात जी सर, आपने अंग्रेजी कहा। जहाँ तक हिंदी में लहना सिंह और सूबेदारनी की बात है तो ये पहला प्रेम जो है, जब लड़का 12 साल का और लड़की 8 साल, इसको आप किस रूप में देख सकते हैं? जो समय जो है यौवन की जो है पहले पड़ाव की है। लेकिन गुलेरी जी की ये विशेषता है कि वो उनकी जो शैली है वो फ्लैशबैक में कहते हैं,
एक साथ जब मिलते हैं वो भी अकस्मात, कहीं कोई योजना नहीं, पूर्व योजना का नहीं, अचानक मिलते हैं और इसके बाद एकाएक जो है फ्लैशबैक में कथा चलती है और अंत में लहना सिंह का जो प्यार है या प्रेम है वो समर्पण के रूप में याद, वो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। वो जो सूबेदारनी है उनके पति और बेटा को बचाने के लिए जो है अपनी कुर्बानी दे देते हैं। तो यहाँ एक संदेश जाता है कि इनका जो बलिदान है वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये लोक मंगल, देश के लिए। ये जो लोक मंगल भावना हम कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो बात होती है, तो ये लोक मंगल की भावना उसका एक उदाहरण है कि उनका समर्पण, यानी उस प्रेम में जो समर्पण है, क्योंकि प्रेम का अर्थ कुछ दूसरा ही हो गया है आज के संदर्भ में। प्रेम का अर्थ सिर्फ पाना है, चाहे वो एन के एन प्रकारेण हो। तो यहाँ कोई मांसलता नहीं है, कोई अश्लीलता नहीं है, एक साफ सुथरे अंदाज में जिस प्रेम को परिभाषित किया है उन्होंने इस कहानी में, चाहे इन तमाम कहानियों में, चाहे वो बुद्धू का कांटा हो, वहाँ भी एक प्रेम कहानी का ही संचार है। सुखमय जीवन में भी उस प्रेम को ही दर्शाया गया है। हाँ, सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा में प्रेम को जिस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास गुलेरी जी ने किया है, उसमें वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाते हैं और ये सफलता उनको उसने कहा था आकर के मिल जाती है और दो ऐसे चरित्र मिल जाते हैं जो अमर हो जाते हैं जी, इसलिए शायद उनकी कृति अमर हो गई है। जी ठाकुर जी, मैं जानना चाहूँगी कि गुलेरी जी ने जब लिखना शुरू किया था तो उन्होंने अपने नाम के आगे गुलेरी लगाई, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? गुलेरी उनका गांव पर आधारित है, इसलिए उन्होंने अपने नाम को, देखिए उपनाम तो बहुत सारे कवियों ने, हमारे यहाँ लेखकों ने लगाया है, निराला ने भी लगाया, दिनकर ने भी लगाया। उपनाम जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं अपने नाम के आगे उपनाम लगा लेते हैं। तो ये क्या कहा जा सकता है कि इन्होंने जहाँ से इनका जुड़ाव था, जहाँ से जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर उनका नाम है, लेकिन अंग्रेज ठाकुर उच्चारण नहीं कर पाता था तो उसको टैगोर कर दिया, समझ गए। तो उस तरह से उपनाम उन्होंने गुलेरी जोड़ लिया है। जहाँ से ये रहते थे वहाँ, मतलब वो बताना चाहते थे कि मैं उस जगह से रहने वाला हूँ, उस गांव से हूँ। हाँ, उसके सम्मान देने के लिए भी ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने नाम के आगे गुलेरी शब्द जोड़ दिया। देते हुए जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कछुआ धर्म उनका निबंध है, तो उसे आज के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? कछुआ धर्म जिस संदर्भ में उन्होंने लिखा है वह संदर्भ मैं समझता हूँ कि एक क्रॉनिक की तरह हमारे समाज में, हमारे सरकारों में या हर जगह विद्यमान है। हम काम करते हुए परिश्रम का अनुभव करने लगते हैं, सुख का नहीं, और यह अनुभव नहीं करते हैं हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं। यह जो सोच है समाज के अंदर, इस समाज को, इस सोच को ही कछुआ धर्म कहा जा सकता है। जब काम करने का जो जिम्मेदारी जिसी के पास है, अगर वो काम न करे या धीरे धीरे काम करे, तो ऐसी परिस्थिति में उसको कछुए की धीमी चाल को लेके करते हैं। लेकिन कछुए का एक और प्रयोग साहित्य में हुआ है कि वह निरंतर चल सकता है, वह खरगोश की तरह दिशाएं बदलेगा नहीं गाढ़ी घास को देख करके। तो दोनों चीज़ें हैं, कछुआ दोनों चीज़ को प्रतिफलित करता है, दोनों तरह के प्रतीक के रूप में वो प्रयुक्त हुआ है। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वह है यथार्थता की, उनके कहानियों में, उनके साहित्य में यथार्थता की। जैसे सुखमय जीवन की बात अभी जिंदर जी कर रहे थे, उसमें आप देखिए जो नायक है उसने एक ग्रंथ लिखा है सुखमय जीवन, वो काल्पनिक है, और जब उसके चाहने वाले बूढ़े व्यक्ति और उसकी पत्नी में जब उस ग्रंथ को लेकर बातचीत होती है तो पत्नी भाप जाती है कि यह व्यक्ति विवाहित नहीं है जिसने भी ये लिखा है, उसके पास अनुभव नहीं है। लेकिन उनके पतिदेव ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद उसका जो नायक है उसका प्रेम नायिका से हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उस जमाने में किसी लड़की का कोई लड़का हाथ पकड़ ले और ये उसका बाप जानता हो कि यह आदमी विवाहित है, उसके दिमाग में ये बात बैठा हो, या अविवाहित भी है, तो ये स्वीकार्य नहीं था समाज को। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया कि जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद अचानक उसके पिता को जब उसने कहा कि मैं अविवाहित हूँ,
तो उस लड़की के पिता को याद आता है, स्मृति आती है कि हमारी पत्नी ऐसा अपने अनुभव से कहती थी, ये लिखने वाला आदमी गृहस्थ जीवन नहीं जी सकता। आप इसे कहना चाहते हैं कि अपनी रचनाओं में इन्होंने व्यंग्य ही लिखा है? हाँ, नहीं तो जैसे व्यंग्य अभी नहीं, यथार्थता को सामने लाया है। वो व्यंग्य के माध्यम से लाए या हास्य के माध्यम से लाए, भाषा शिल्प के माध्यम से लाए, मतलब इन्होंने अपनी रचनाओं में यथार्थ दिखाने की कोशिश यथार्थ की है। दिखाने तो ये कहा जा सकता है कि इनकी रचनाएं जो है तो एक कला के जो सिंह द्वार जो है, जो इनके कला का विकास का सिंह द्वार जो कहा जाता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कला का इसलिए मैं कहता हूँ कि कहानी कला तो हमारे देश में जो पश्चिम से आई ना, ये विधा, उपन्यास भी पश्चिम से आए, बहुत सारी चीज़ें पश्चिम से हम लोगों ने ग्रहण की। लेकिन जब कहानी कला हमारे पास में आई, भारत में आई, कहानी विधा आई, तो हमने उसका भारतीयकरण किया। उसके जो उसके तत्व जो थे कहानी के, उनका भारतीयकरण किया, और भारतीयकरण करके जब उपस्थिति में लाया तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें, जैसे कुछ फनी बातें उन्होंने की, कुछ थोड़ा इधर उधर गए, है ना, कहानी कहते कहते थोड़ा ट्रैक चेंज किया। ये सब पश्चिम की कहानियों में होता है। लेकिन पश्चिम की कहानियों में जो गालियाँ होती हैं वो इन्होंने प्रयुक्त नहीं किया, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े समर्थक थे, उसको अपने हृदय में रखते थे। तो इनके अभी बारे में अनुशासन की बात आपने की थी, तो अनुशासन कहता है कि आप अपनी जुबान को गंदी ना करें, कहीं भी आप गंदगी नहीं पाएंगे। तो प्रेम जैसे, भी जो है इनका निहायत सात्विक है, भारतीय है। यह भौतिकवादी प्रेम नहीं है पश्चिम का। जी। मुंडा जी, जैसा सर ने अभी कहा कि दिलीप जी ने कहा कि कर्मकांड नहीं वे करते थे, तो जैसे उनकी रचनाएं हम लोगों ने देखा, वे ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता थे, दर्शन शास्त्र के भी ज्ञाता थे, भाषा शास्त्री भी थे। उन्होंने धर्म और संस्कृति और परंपरा, इन तीनों को बहुत ही अलग तरीके से अपनी रचनाओं में दिखाने की कोशिश की है। तो ये उनकी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता है जो पाठकों तक बताना चाहते थे वे? किसी भी रचनाकार या साहित्यकार की विशेषता होती है कि वो बहुभाषाविद हों, वो बहुत विषयों के जानकार हों, क्योंकि आप जितने भाषाओं के जानकार होते हैं, जितने विषयों के आप पारंगत होते हैं, उतनी ही प्रगाढ़ता, व्यापकता, या कहानियों में के माध्यम से हो या निबंधों में हो या उपन्यासों में हो, आप उनको उस ढंग से प्रचारित व्याख्यायित कर सकते हैं। और इस नज़रिए से अगर हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी को देखें तो पारिवारिक परिवेश ने उनको ये दिया, जिसमें संस्कृत के द्वारा या जो भी पारंपरिक जो चल रहे थे, चाहे वो संध्या वंदन की बात हो, पूजा पाठ परंपरा, जो शिवराम शर्मा जी इनके पिताजी थे, जो है जीत करके वो राजस्थान आए थे, शास्त्रार्थ में जीत करके आए थे, तो उनको एक अलग महत्व मिला था। तो पारिवारिक परिवेश में सारी चीज़ें जो है वो प्राप्त किए थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो अंग्रेजी का भाषा का भी अध्ययन करके, जो अंग्रेजी साहित्य है उसकी मुकम्मल जानकारी, या जर्मनी फ्रेंच का भी उन्होंने अध्ययन करके कुछ ऐसी चीज़ों का भी उन्होंने अध्ययन किया था जो उनके पारिवारिक परिवेश में नहीं थे। तो एक जो है साहित्यकार या जो कह सकते हैं कि भाषाविद, वो जितनी चीज़ों को सीखता है उससे जो है चीज़ें और बेहतर होती जाती हैं। और गुलेरी जी के साथ ये बहुत सकारात्मक पक्ष ये रहा कि लगातार वो सीखने की प्रवृत्ति रही जी। और उसी का परिणाम था। और यही इन्होंने अपने पाठकों के समक्ष रखा भी। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी गुलेरी जी के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि इससे दर्शक बहुत ही लाभान्वित होंगे। कहा जा सकता है कि गुलेरी जी हिंदी साहित्य में कहानी के जनक थे। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से हिंदी साहित्य में अपनी एक जगह बनाई, अपनी लेखनी का लोहा मनवाया और हिंदी साहित्य में हमेशा के लिए अमर हो गए। कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे के कार्यक्रमों के लिए बने रहे आप दूरदर्शन के साथ, और दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।